वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने ईडीयू फेस्ट पे। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। आज हम एक या दो वीडियो में पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस। जानते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी पाए जाते हैं जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे कि आप किसी ह्यूमन बीइंग को ही ले लीजिए, वो उसके अंदर कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रेशन होता है। कुछ क्रियाएं होती हैं जो हमें नॉर्मल आइज से दिखाई देती है, जैसे चलना, टहलना, उछलना, कूदना। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर हो रही होती हैं, जो हमें नॉर्मल नहीं पता चलती है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। जैसे कि हमने फूड खाया, फूड का डाइजेशन हो रहा है, लेकिन हम लोग नॉर्मल चलते फिरते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि डाइजेशन हो रहा है। और हमारी बॉडी में जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो भी हमें नॉर्मल नहीं पता चलता है। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस प्रोसेस को जानने के लिए आज हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसे यूटिलाइज करता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। सेकंड है हमारा नीड फॉर न्यूट्रिशन। हमें क्या आवश्यकता है न्यूट्रिशन की, क्यों ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की। तो ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। The energies is supplied by the nutrients. Organism needs various raw materials for growth and repair. These raw materials are provided by nutrients. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे ह्यूमन हो गया या ट्रीज वगैरह हो गए, पेड़ पौधे हो गए हमारे, तो सभी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। उनको ग्रो करने के लिए, उनके शरीर में कुछ भी टूट फूट हो गई, उसकी रिपेयर के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी वर्क करना, जैसे टहलना फिरना है, चलना है, खेलना है, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। जो हम फूड खाते हैं वो एक तरह से रॉ मटेरियल होता है। उसमें हमारे फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डाइजेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के एनर्जी गेन कराते हैं, जो हमारी एक्टिविटी में काम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट्स। Material which provide nutrients to organism are called nutrients. Carbohydrates, proteins and fats are the main nutrients and are called micronutrients. Minerals and vitamins are required in small amount and hence are called micronutrients. तो इसमें हमारा ये होता है कि जो मटेरियल हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, जैसे हमारे शरीर में आयरन भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हमें वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हमें एनर्जी की नीड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे ग्लूकोज बनता है, जो हमें वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, एक होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। Autotropic nutrients, the made of nutrients in which an organism prepare its own food is called autotropic nutrients। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, फॉलो द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में
फूड का प्रोडक्शन सेल्फ ही कर लिया जाता है। जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, अब जो उनको फूड चाहिए होता है उसका प्रोडक्शन वो खुद ही कर लेते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये जो अपने फूड का प्रोडक्शन सेल्फ ही कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्वयं कर लेते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑटोट्रॉप्स इन्होंने यूज़ किया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, जिसे कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सन से सनलाइट लेते हैं। इन तीनों को मिला करके प्लांट्स अपने लिए फूड का प्रोडक्शन करते हैं। यही काम ब्लू ग्रीन एल्गी भी करते हैं। Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs intake CO2 and H2O and convert this into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. ये देखिए, ये रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, जब हम पेड़ पौधे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और लैंड से वाटर लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। बट प्लांट्स में इसका अपोजिट होता है, वो अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं और ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। जब शुगर का प्रोडक्शन हो जाता है तो ये इस शुगर को अपनी बॉडी में ग्रोथ करने के लिए और अदर वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग होते हैं, हम लोगों ने खाना खाया, वो कार्बोहाइड्रेट्स, उससे एनर्जी मिलती है, फिर उसका यूज़ होता है जो वर्क करने में काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। देखिए, हमारे प्लांट्स में क्या होता है, हमारे प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट से चार्ज हो जाता है और जिससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, ये आगे बताया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। देखिए, होता क्या है, जब सनलाइट पत्ती पर पड़ती है तो क्लोरोफिल चार्ज हो जाता है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अभी मैंने बताया आपको ग्रीन लीव्स जो होती है उन्हीं में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेंट्स ए पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट कॉमा क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से ही पत्तियां या आप देखेंगे ग्रीन कलर की स्टेम होती है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शो बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये आगे आपको एक रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 मोल H2O यानी वाटर है, और यहाँ पर हो रही है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर 6 मोल और ये 6, तो हो गया ये कार्बन का, ये कार्बन बराबर हो गया। ठीक है, आगे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 ये और 2 ये, 6 × 2 12 होगा। तो 12 देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 मोल ये है और 6 मोल यहाँ पर है, तो ये हो गए बराबर। और हाइड्रोजन के देखिए 12 मोल वाटर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 12 × 2 24 हो गए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 12 यहाँ हो गए और 12 यहाँ हो गए, टोटल हो गए 24। यहाँ ऑक्सीजन के 12 मोल ये हो गए और यहाँ पर 12 मोल हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 × 2 12 मोल ये हो गए। तो ये देखिए ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आते हैं हम रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमारे फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हो गया हमारा सनलाइट। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो फिर अर्थ पे जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट। जो सनलाइट है वो क्लोरोप्लास्ट द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इंटर्स थ्रो स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रो स्टोमेटा ऑन द लीफ। देखिए अभी आगे हम बताएंगे स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट से लीफ में आती है और ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है। और देखिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल होते हैं, वाटर होता है, वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। देखिए प्लांट्स जो होते हैं सॉइल से बहुत सारी मिनरल्स भी लेते हैं और वाटर तो लेते ही है, वाटर के साथ साथ थोड़े थोड़े मिनरल्स भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, जो प्लांट की ग्रो में हेल्प करते हैं। हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। कैसे रॉ मटेरियल का यूज फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में होता है। वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द xylem tissue in roots and stems. कार्बन डाइऑक्साइड कम इन द लीव्स थ्रो स्टोमेटा। देखिए हमारे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती हैं उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम से सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचाता है, जैसे कि स्टेम्स हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रो स्टोमेटा। अभी मैंने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर आती है। और साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। नेक्स्ट है हमारा मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब करी जाती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लीड टू स्प्लिटिंग of the water molecules.
The hydrogen released by the splitting of a water molecules is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrates. Oxygen is the byproduct of photosynthesis. Carbohydrate is subsequently converted into starch and is stored in leaf and अदर स्टोरेज पार्ट्स। देखिए, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो वो लीफ के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, जिसे हिंदी में मंड बोलते हैं। ये देखिए, ये इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दिखाई गई है। ये देखिए, ये लीफ है, इस पे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। ये देखिए, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। जो ये बीच वाली लाइन है, इसे बोलते हैं मिडरिब। ये लीफ की मेन रिब होती है। इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम वो होता है जिसमें सॉइल से वाटर प्लांट के अदर ब्रांचेस में जाता है, और फ्लोएम वो होता है जो प्लांट्स में जो लीफ होती है उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है वो अदर ऑर्गन में ले जाने का काम फ्लोएम करता है। ये देखिए, ये हमारी लीफ की टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन। देखिए, इसमें दिखाया गया है ये लीफ की ऊपरी सतह है और ये लीफ की निचली सतह है। देखिए, इसके बीच में ये स्पोर पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्टोमेटा। तो इस पे होता क्या है, यही स्टोमेटा होता है जो इन्वायरमेंट से गैसेस का एक्सचेंज करता है। जैसे हमारे लंग्स होते हैं, उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसी के जैसे स्टोमेटा होता है जिसके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये देखिए, ये बीच का जो खाली एरिया आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं एयर स्पेस। इसके ऊपर ये छोटे छोटे से आप देख रहे होंगे गोल गोल स्ट्रक्चर बने हैं जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद ये देखिए, ये होता है वैक्स क्यूटिकल। देखिए, आप कभी भी पत्ती देखेंगे, कोई भी लीफ देखिए, तो उसके ऊपर आपको चिकनी सतह नजर आएगी, तो वो वैक्स क्यूटिकल की वजह से होती है। उसके बाद ये देखिए, ये होती है अपर एपिडर्मिस और ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। ये प्लांट की लीफ की टीएस है। अब आगे हम स्टोमेटा को पढ़ेंगे। क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा होता है, these are tiny pores present in the epidermis of leaf or stem through which gases exchange and transpiration occur। अभी देखिए, मैंने बताया आपको जो काम हमारे लंग्स करते हैं वही काम ये स्टोमेटा करता है। इसके पोर्स होते हैं जो छोटे छोटे अब छिद्र होते हैं, उनके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये देखिए, ये हमारे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जिन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो इन गार्ड सेल्स को कंट्रोल करता है। इसमें ही देखिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। ये बीच का पोर देख रहे होंगे जिसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसके अगल बगल जो सेल्स पाई जाती हैं उसे बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। अब देखते हैं ओपनिंग और क्लोज होने का इसका प्रोसेस। ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा पोर्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द टर्गेटरी ऑफ गार्ड सेल्स। देखिए, इसके जो अगल बगल की सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं गार्ड सेल, यही स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए गाइड करते हैं। When guard cells
uptake water from surrounding cell, they swell to become a turgid body, which enlarges the pores in between. While when water is released, they become flaccid, shrinking to close the pore. देखिए होता क्या है, जब डे का टाइम होता है तब सन होता है, सनलाइट पड़ती है, तब स्टोमेटा के पोर ओपन हो जाते हैं, क्योंकि डे के टाइम ही रिस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो इसके पोर ओपन हो जाते हैं और इसके अंदर से वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। जब नाइट का टाइम होता है उस टाइम ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर नहीं निकलता है। देखिए यहाँ पर मैं एक लीफ का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये हमारी एक लीफ है, इसके अपर साइड पे हमारे स्टोमेटा होते हैं और लोअर साइड भी होते हैं। जितना भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उस जगह स्टोमेटा होते हैं, बट लीफ में अपर साइड में स्टोमेटा की संख्या कम होती है, जबकि इसके लोअर साइड पे स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि अपर साइड में सनलाइट पड़ती है। फोटोसिंथेसिस में जब सनलाइट पड़ती है तो इसके स्पोर्स खुल जाते हैं और वहाँ से वाटर वेपोरेशन होने लगता है, इसलिए ऊपर साइड स्टोमेटा की संख्या कम होती है, जबकि नीचे साइड स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होती है। अगर ऊपर साइड स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होगी तो वाटर का वेपोरेशन ज़्यादा होगा और प्लांट से वाटर वेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से हानि होती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ट्री है, ठीक है। आप जानते हैं ट्री में ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम वाटर को सॉइल से लीफ तक ले जाता है या अदर पार्ट्स तक ले जाता है, और फ्लोएम जो लीफ में फूड बनता है उसे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाता है। समर्स में जब सनलाइट तेज होती है तो प्लांट्स से वाटर का वेपोरेशन ज़्यादा होता है, जिस वजह से प्लांट को भी वाटर की नीड ज़्यादा पड़ती है, बट प्लांट इतना वाटर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा वाटर वेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट मुरझा जाता है। आपने देखा होगा समर टाइम पे प्लांट्स मुरझा जाते हैं, बट शाम को आप जब उसमें पानी डालिए तो फिर से वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the main way through which solar energy is made available for different living beings. Next है हमारा green plants are the main producer of food in the ecosystem. All other organisms directly or indirectly depend on green plants for food. Next है the process of photosynthesis also help is maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air. अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम another organism is called heterotrophic nutrition. Organism other than green plants and blue-green algae follow the heterotrophic mode of nutrition. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट्स। इसका मतलब है, देखिए हम हो या अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम लोग किसी न किसी तरह से प्लांट्स पर डिपेंड है, प्लांट्स से ही हमें फूड प्रोवाइड होता है। यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड थर्ड है पैरासाइट।
फर्स्ट है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म secretes the digestive juice on the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organism. All the decomposer follow saprophytic nutrition. Some insects like housefly also follow the mode of nutrition. देखिए सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डीके मटेरियल के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे आपने काऊ डंक देखा होगा, कुछ देर बाद उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ दिन बाद वो सॉइल के जैसा ही हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। वो किसके द्वारा होता है? वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके ऊपर आ जाते हैं और उसे डिकम्पोज कर देते हैं। आपने मशरूम देखा होगा, कुछ लोगों ने खाया भी होगा, तो वो भी सड़े गले पदार्थों पर ही उगता है। जैसे लीव्स हो गई और पेड़ पौधों की स्टेम्स हो गई, जब वहाँ पर गिरती रहती हैं और सड़ने की पोजीशन पे आ जाती है तो वहाँ पर मशरूम उगता है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हो गए लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज एंड अदर, जो इस सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन happens inside the body of the organism after the food is ingested. Most of the animal follow this mode of nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं मेंस हो गए, एनिमल्स आप जो दिखते हैं वो हो गए, जैसे काऊ, गोट, डॉग, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं जो फूड के लिए अदर प्लांट्स या अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिजर्व ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नो एज पैरासिटिक, and this types of mode of nutrition is called parasitic nutrition. For example, cactus, tick, etc. आप जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास ही बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बल्कि हमारी बॉडी पर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देते। वो हमारे ऊपर पैरासाइट्स के तौर पर रह रहे। कुछ होते हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हो गया लीच हो गई और जू हो गए, जो हमारे ऊपर पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक एनिमिक वीडियो डाला है, आप उसे भी देख लीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन पे है, या हमारे चैनल के वीडियोस पर जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिस्पिरेशन, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता दिया है, वो भी आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा। चलिए अब है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ह्यूमन बींग लाइक अदर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म need a regular supply of food, oxygen, etc. The function is performed by a circulatory system और transport system। देखिए जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो हमें फूड से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो भी किसी माध्यम से हमारे बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम बना है जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे शरीर में
ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बींग्स। इट इज composed ऑफ द हार्ट्स, arteries, veins and blood capillaries. Blood plays the role of the carrier of substance. आप जानते होंगे हमारी बॉडी में ब्लड ही ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स तक जाता है और वापस आता है हमारे हार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है। इसको याद करने की मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा, जो मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा। पहले इसके हार्ट के पार्ट्स पढ़ लेते हैं।